हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट जनवरी 2025 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे गए थे यूजीसी नेट पेपर 1 में, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट। इसके अलावा आप ऐप के ऊपर भी इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। So the question is which among the given statements are correct in light of hypothesis। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपोथेसिस के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। राइट, सो 5 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। इट इज प्रूव्ड अजम्पशन, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, इट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट्स, इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक। सो ये सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज प्रूव्ड अजम्पशन। तो अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो यहाँ पर ना हम सिर्फ एक अजम्पशन लेते हैं। दिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन, राइट। हमारा एक टेंटेटिव रिजल्ट जो हम बताते हैं वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारी एक टेंटेटिव रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच की। तो ये प्रूव्ड अजम्पशन नहीं है, हमारी एक टेंटेटिव अजम्पशन होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी गलत है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसे हम स्टेटिस्टिकली टेस्ट कर सकें। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है इट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट्स। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। हमारा जो हाइपोथेसिस है वो जो नॉन फैक्ट्स हैं उन वहां पर वो उसके साथ उन जो हमारी हाइपोथेसिस है उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। राइट, डी में बोला गया है इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यस, तो हाइपोथेसिस में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को हम बताते हैं। राइट, एंड नेक्स्ट इज इट शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक। तो जी हाँ, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारे स्कोप में जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। राइट, उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर हमारा हाइपोथेसिस स्पेसिफिक नहीं होगा और उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर हो जाएगा, सो अगेन हम उसको क्या क्या नहीं कर पाएंगे, हम स्टेटिस्टिकली टेस्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज बी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा जो ऑप्शन है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। पहले देखिए बोला गया है फॉर लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इज काई स्क्वायर इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। Third is 3 times the number of degree of freedom is equal to variance, and fourth is 2 times the number of degree of freedom is equal to the variance। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो इन दो ऑप्शंस में ही दो ऑप्शंस में से ही कोई होगा, क्योंकि बोथ कैन नॉट बी द ट्रू। राइट, बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तो हमारा जो लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम है अगर होगी तो हमारा काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो भी यही कहती है कि अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लार्ज होगी तो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। और बाकी जो हमारे पास दो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द वेरिएंस। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू वेरिएंस। ये हमारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is which ethical principles need to be followed in a research project dealing with human beings। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में तो कौन कौन से ऐसे इथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बोला जा रहा है कि ऑल पार्टिसिपेंट्स मस्ट गिव देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमें लेना होता है। अगर हम चाहे हम सर्वे रिसर्च कर रहे हैं या हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो
जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है कि वो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। सो पहली स्टेटमेंट हमारी ये बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला जा रहा है ऑल पार्टिसिपेंट्स शुड हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सपेरिमेंट इन विच दे आर पार्टिसिपेंट्स। तो जिस भी पार्टिसिपेंट्स में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये भी बिल्कुल सही बात है। रिसर्चर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उसको वो सारी चीज़ों के बारे में बताए जो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि रफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज समटाइम्स जस्टिफिएबल। तो रफ ट्रीटमेंट जो है पार्टिसिपेंट्स का बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। डी में बोला जा रहा है सम अनविलिंग पार्टिसिपेंट्स में भी इंक्लूडेड। सो जो पार्टिसिपेंट्स हमारे अनविलिंग है, जो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इस तरह के पार्टिसिपेंट्स को हमें स्टडी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये अनएथिकल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। सो देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या फिर कोई भी एकेडमिक राइटिंग हम करते हैं, तो वहां पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं एमएलए, एपीएस, शिकागो एंड एमएचआरए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा कोई भी आंसर जो है वो राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में जो भी चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं एमएलए, एपीएस, शिकागो एंड एमएचआरए, ये चारों ही हमारे स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ये चारों ही हमारे स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है जो कि एकेडमिक राइटिंग में यूज होते हैं। Next question is which of the following would apply to quantitative research methodology। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या अप्लाई होगा, यानी कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, राइट। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, बोला गया है रैशनलिज्म, उसके बाद है एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, empiricism, explore experiences, meaning, perceptions and feelings, and is स्ट्रक्चरल रिजिड मेथोडोलॉजी। तो देखिए, अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारा रैशनलिज्म आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम रैशनैलिटी पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं, तो रैशनैलिटी यहाँ पर जरूर आएगा। सेकंड है एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, तो ये ज्यादा हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, सो बी नहीं आएगा। सेम वे अगर हम बात करें एक्सपीरियंसेस की, तो जिसमें हम एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, राइट, तो ये भी हमारा क्वालिटेटिव का पार्ट आ जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, परसेप्शन एंड मीनिंग्स, ये भी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है, तो हमारा डी भी यहाँ पर नहीं आएगा। एंड स्ट्रक्चरल रिजिड मेथोडोलॉजी, ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में होता है। तो रैशनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल रिजिड मेथोडोलॉजी, ये दो ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ए एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग टेक्निक दैट आर स्टडिंग द हिडन पॉपुलेशंस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम हिडन पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, राइट। हिडन पॉपुलेशन का यहाँ पर मतलब है ऐसी हमारी पॉपुलेशन जिस तक पहुंचना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है, हमें काफी एफर्ट करना पड़ता है उन तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी अगर हमारी पॉपुलेशन है स्टडी में, तो उसको स्टडी करने के लिए हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे, राइट। ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग। देखिए, जब भी हमारी पॉपुलेशन हिडन पॉपुलेशन होती है या ऐसी पॉपुलेशन है जिस तक पहुंचना हमारे लिए इतना आसान नहीं है हमारे रिसर्च में, तो उस केस में इतना तो तय होता है कि जो भी हमारी सैम्पलिंग टेक्निक यूज होगी वो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होगी। इस केस में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज नहीं करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग दिया हुआ है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग दिया हुआ है, तो ये तो हमारे दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही हमारे यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है। बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एंड डी, तो यही होगा हमारा राइट आंसर, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग। दोनों ही हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज करेंगे टू स्टडी द हिडन पॉपुलेशन। स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम करते क्या हैं, इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन से हम मिलते हैं, उसी से कांटेक्ट लेते हैं दूसरे पर्सन का, जब हम दूसरे पर्सन से मिल रहे हैं तो उससे कांटेक्ट लेते हैं तीसरे पर्सन का। तो नेटवर्क्स को हम यूज करके हम सैम्पलिंग करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग में। और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग, इसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तब इसको हम यूज करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के लोग चाहिए होते हैं जिनकी
स्पेसिफिक स्किल हो, राइट। तो जब इस तरह के लोगों का डाटा हमें कलेक्ट करना होता है तो उस केस में हम पर्पसिव या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग को यूज करते हैं। पर्पसिव को ही हम की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग कहते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी ओनली। Next question is a study meant to discover whether variables co-vary relates to। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक स्टडी जो है वो ये डिस्कवर करती है कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ को वेरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसको हम कौन सी रिसर्च बोलेंगे, ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है, राइट। तो चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है देखिए केस स्टडी, सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, थर्ड इज कोरिलेशनल रिसर्च एंड फोर्थ इज आर्काइवल रिसर्च। तो इस तरह की रिसर्च को हम बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोरिलेशनल रिसर्च में बेसिकली हम स्टडी करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप की वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोवेरी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्टडी करें कि जैसे जैसे आपकी जो स्लीप डेप्रीवेशन है वो इंक्रीज होती है, अगर आपकी जो स्लीप डेप्रीवेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो उससे आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरह की जो हमारी रिसर्च होती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपस में को वेरी करते हैं या नहीं करते, इनके बीच जो रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, तो इस तरह की रिसर्च को हम कहते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में हमारे पास पॉपुलेशन मीन है और साथ में हमें दिया हुआ है मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज। ये जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है ये है मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज का। और दूसरी तरफ हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। हमें यहाँ से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके जो है वो इसको मैच करना है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम वेरियंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करेंगे उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर वेरिएंस का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो होगा क्या, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा यही होता है जो हमारी मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, ये 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है दिस इज अवर मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज। इससे जब हम माइनस करेंगे पॉपुलेशन मीन के स्क्वायर को तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएंस निकल करके आ जाएगा। तो दिस फार्मूला वी नीड टू यूज हियर। तो अगर हम यहाँ पर इस फार्मूला को फिट बैठाते हैं तो हमारा जो वेरिएंस है वो फर्स्ट केस में अगर हम ए की बात करें ऑप्शन ए की, तो क्या निकल करके आएगा, तो इसमें हमारा मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज जो है वो है 85, राइट। हमारे जो पॉपुलेशन मीन है वो है हमारा 7, तो इसका स्क्वायर हम लेंगे, सो 85 माइनस 49 अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास निकल करके आएगा 36। इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपके पास 6 निकल करके आ जाएगा। तो ए के साथ हम मैच करेंगे यहाँ पर 4 को। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन बी को यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन बी में हमारे पास जो मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज है वो 58 दी हुई है, राइट। 58 से हम माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर जो कि होगा हमारा यहाँ पर 9। तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर निकल करके आएगी 49। अगेन इसका हम यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा 7। तो बी के साथ हम यहाँ पर मैच कर देंगे 7 को। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो इसमें मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं 113 और इस केस में हमारे पास पॉपुलेशन मीन है 7। जब इसका स्क्वायर हम निकालेंगे हमारा 49 आ जाएगा। 113 से 49 हम निकालेंगे हमारा 64 यहाँ पर निकल करके आएगा। 64 का हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 8, राइट। सी के साथ हम मैच करेंगे सेकंड को। और डी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी में आप देख लीजिए हमारा यहाँ पर मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज दिया हुआ है 117। इससे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे हमारी जो पॉपुलेशन मीन है उसके स्क्वायर को जो 36 आएगा। 117 से हम 36 निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पर 81 निकल करके आएगा। 81 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 9। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ हम मैच कर देंगे 1 को, जो दिया है हमारे आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 में, ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 1। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके लिए हमने यूज किया है हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला। Next question is if Z represents the standard normal variate then arrange the following probabilities in increasing order। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हमारा Z यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं जो नीचे हमें यहाँ पर दी हुई हैं इन्हें हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जेड टेबल। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये हमारा जो जेड है वो फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 है, मीन हमारा 0 है। सो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेड टेबल तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसकी वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 0.3413। सेकंड की वैल्यू भी हमारी सेम ही आएगी 0.3413। सी की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 0.157। और डी की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 0.022। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लगाएंगे इसको तो सबसे पहले हमारा आएगा डी क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। इसके बाद हमारा आएगा सी और उसके बाद देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम ऑप्शन में देखते हैं डी और सी पहले दो के ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो बाकी सारे हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे हम ए और बी के साथ जा सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is the degree to which two or more observer agree in their coding and scoring of behaviors they are observing and recording relates to। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जर्वर जो हैं उनकी जो कोडिंग और स्कोरिंग वो कर रहे हैं बिहेवियर्स की। लेट्स सपोज दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है हमारा ए और एक है बी जो कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, और उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं लेट्स सपोज, राइट। तो ए जो है ये भी ऑब्जर्व कर रहा है लेट्स सपोज दो लोगों को, जो बी है वो भी दो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वो कोडिंग करते हैं और जो स्कोरिंग करते हैं इन दोनों लोगों के जो बिहेवियर्स हैं उनकी, उनमें हमें एक सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डिग्री टू विच टू और मोर ऑब्जर्वर एग्री इन देयर कोडिंग एंड स्कोरिंग ऑफ बिहेवियर, वो एग्री करते हैं कि कंसिस्टेंसी दोनों की ऑब्जर्वेशन में हमें दिखती है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड स्कोरिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर बायस, ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट, सब्जेक्ट रिएक्टिविटी या फिर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी का मतलब है कि जब हमारे दो या दो से ज्यादा जो ऑब्जर्वर हैं ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कोडिंग और स्कोरिंग कर रहे हैं लोगों की बिहेवियर भी, उनमें हमें एक सिमिलैरिटी, एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी है उसको हमने अचीव कर लिया है। हमारी जो रिलायबिलिटी है उसी का ये एक टाइप होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हुई होगी और आपका नॉलेज भी एनहांस हुआ होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।